एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग, कई घंटे वो मीटिंग चली और उसके बाद खोदा पहाड़ निकला चूहा। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बिलावल जरदारी साहब ने की सीईसी की मीटिंग के बाद, तो हम यही कहते हैं कि खोदा पहाड़ निकला, कोई मैसेज नहीं। आए शाएं आए बाएं शाएं, न जाने वो क्या कह रहे थे। मैं समझता हूं कि पीडीएम कल पीडीएम से बिलावल साहब तो अपने डैडी को बचाने के लिए अलहदा हो गए। टेलीफोन टॉक के दौरान यही हुआ होगा कि आंधली मिल के करें आहोजारियां। मैं समझता हूं कल बिलावल जरदारी साहब ने कहा कि 31 जनवरी तक तमाम उनकी पार्टी के इस्तीफे क़यादत तक पहुंच जाएंगे। तो भाई, आपके पास उन इस्तीफों का क्या मकसद है? आपके पास 31 जनवरी तक पहुंच जाएंगे, मेहरबानी। लगता है कि आप कल देख लिया था। कल प्राइम मिनिस्टर की और स्पीकर से मुलाकात हुई थी और उन्होंने कहा कि आए, बंदा सामने आए, यस करे, आधे घंटे में ये मारो इस्तीफा, कबूल करें इस्तीफा। अगर हिम्मत है, इस्तीफों की धमकियां, इमरान खान इस्तीफे की धमकी में आने वाला नहीं है। आपके पास इस्तीफों का जमा होना, हम समझ सकते हैं कि इस्तीफे डस्टबिन में फेंक दिए गए। अगर इस्तीफे दिलवाने हैं, 31 जनवरी तक पार्टी की क़यादत को इस्तीफे मिल जाएंगे। इस्तीफे देने हैं तो जैसे तहरीक इंसाफ ने दिए थे, स्पीकर को पहुंचाए थे। अगर थोड़ी सी भी मोहतरम ख्वाजा आसिफ वाली, थोड़ी सी भी हया है, थोड़ी सी भी शर्म है, धरने के दौरान पीटीआई ने स्पीकर को दिए थे। आप क्या समझते हो कि इस्तीफे की धमकी से हमको डर जाएंगे और कहा कि 31 दिसंबर तक हमारे पास आ जाएंगे, 31 जनवरी तक, और उसके बाद हम हर तरीके से हमले करेंगे। अरे भाई, कौन से हमले करेंगे? कौन से हमले करेंगे? किस तरफ से करेंगे? पता तो चले। गुलेल से करेंगे, एयर गन से करेंगे, पिस्तौल से करेंगे, बंदूक से करेंगे, जबान से करेंगे, बम से करेंगे? बताइए तो सही। आप हमले करेंगे? हाँ, आपके पास, आपने कहा हमारे पास एटम बम है। बिलावल, आपके पास करप्शन बम है और आपने करप्शन बम से इस मुल्क पर हमला कर दिया था जब आपके वालिद साहब सदर पाकिस्तान थे और आपका वजीर आजम था। हम मानते हैं एटम बम नहीं है आपके पास करप्शन का एटम, जो आपने पहले मुल्क पर चलाया, मुल्क को कर्जों में डुबोया, मुल्क को 13 साल से ये आपके हमले, आपने कहा हम हर तरफ से हमले करेंगे, हम इधर से करेंगे, तो आपके हमले 13 साल करप्शन का एटम बम, जो बिलावल साहब ने कहा कि मेरे पास एटम बम है। जी बिलावल जरदारी साहब, आपके पास करप्शन का एटम बम है और आप हमले कर रहे हैं। आप सिंध के ऊपर, सिंध के अवाम पर गुज़िश्ता 13 साल से हमले कर रहे हैं। आपकी करप्शन के अंदर आपने स्कूलों को तबाह कर दिया, आपने एटम बम स्कूल पर चलाया, एड्स फैला दी, आपने अपने करप्शन का एटम बम लाड़काना के अवाम पर चलाया, आपने थरपारकर में भूख से बच्चे बर्बाद किए,
आपने अपनी करप्शन का एटम बम थर के बच्चों पर चलाया। आपने सिंध की रोडें रास्ते तबाह कर दिए। आपने अपनी करप्शन का एटम बम सिंध की रोडों पर रास्तों पर चलाया। आपने स्कूलों में तालीम ख़त्म करा दी। आपने स्कूलों से किताबें ख़त्म करा दी। आपने स्कूलों में मास्टरों की छुट्टी पे भिजवा दिए, वीज़े पे भिजवा दिए। आपने अपनी करप्शन का एटम बम स्कूलों के तलबा पर सिंध की तालीम पर चलवाया। आपने स्कूलों में बाड़े बनवा दिए। आपने करप्शन का एटम बम सिंध के स्कूलों पर चलवाया। आपने स्कूलों ताके बनवा दी। आपने करप्शन का एटम बम सिंध के मुस्तकबिल पर चलाया। आपने ज़कात के जरिए करप्शन की, जो एडिटर जनरल ने बताया, आपने अपनी करप्शन का एटम बम बिलावल साहब, ज़कात के बेचारे जो मुस्तहिकीन थे, आपका एटम बम ज़कात आपके अफसरान खा गए, आपके मिनिस्टर खा गए। आपकी करप्शन का एटम बम आपने ज़कात के मुस्तहिकीन पर चला। आपने कहा ना हमारे पास एटम बम है, अब चलाएंगे। आप तो 13 साल से चला रहे हैं। आपने क्या नहीं किया? आपने अपनी करप्शन का एटम बम अपने सिविल सर्वेंट सिस्टम पर चलाया। आज 450 वो लोग अफसरान जिन्होंने प्ली बार्गेन किया, चोरी की, करप्शन की, दोबारा वो सेक्रेटरी फाइनेंस से लेकर बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए, आपने सर्विस के ऊपर चला दिया। आपने करप्शन का एटम बम सिंध के आवाम के लोगों की जिंदगी पर चला दिया कि हजारों लोगों को आपने लाइसेंस जारी कर दिए। अभी भी जावेद नायाब लगारी समेत बहुत सारे लोगों के, मैंने होम सेक्रेटरी साहब को जाएंगे कि हजारों लाइसेंस क्रिमिनल्स को दिए जा रहे हैं। और मुझे पता है ये कुछ लाइसेंस, कुछ हमारी एमपी है वो शमीम मुमताज़ और दीगर एमपी है, ये बेच रहे हैं असले वालों को। असले वालों से कोई दहशतगर्द ले ले, कोई एंटी स्टेट ले ले, कोई ले ले, वो जाके असले वाले को 10, 15, 20 हज़ार देता है, उसमें 5 हज़ार इनको देते हैं। ये कहते हैं 100 की लिस्ट 5 लाख जेब में डालो और वज़ीर आला साहब ठक 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 ठक। मैं कहना चाहता हूँ इन्होंने करप्शन के एटम बम के जरिए अपनी नालायकी अपनी, और देखिए आप लोग करप्शन के इन्फेक्टेड और अवाम से रिजेक्टेड और पार्टी, तो आप इमरान खान का मुकाबला करेंगे और कहते हैं कि जी कोई डायलॉग शायलॉग नहीं होगा। भाई किसने कह दिया? किसने कह दिया? हमें कौमी उमूर पर, हम कौमी उमूर पर डायलॉग का रास्ता खुला होता है गवर्नमेंट से, लेकिन अगर आप समझेंगे कि कोई आपसे डायलॉग करेगा तो मैं समझता हूं वो लोग समझने वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं जो ये समझते हैं कि आपके केसेस में, आपकी करप्शन में, आपकी चोरी में, आपकी बैरुल मुल्क जायदादों में, आपके जाली अकाउंट्स में कोई आपसे डायलॉग करेगा तो डायलॉग शायलॉग का वक्त गुजर गया। कल आपने रिवर्स गियर लगा दिया है। मैं बताना चाहता हूं बिलावल साहब, कल आपने लगाया है रिवर्स गियर, और उसकी मिसाल ये है कि जब आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई तो हमने देखा कि नवाज शरीफ और फजलुर रहमान साहब की आपस में बातचीत हुई और उन्होंने कहा, लाजमी बात है कि हमें पता तो नहीं चला क्या कहा, लेकिन ज़रूर उन्होंने कहा होगा कि जब उन्होंने देखा कि पीपल्स पार्टी फिर हाथ कर गई अपने माजी की तरह, चूंकि इन्हें भाई इस्तीफे देने तो छोड़ो सीधा हुकूमत, इस्तीफे जो नहीं तो बाहर निकलो। ये कैसा है ना, मतलब अजीब और गरीब कल थी। कल पीपल्स पार्टी की क़यादत आधा तीतर और आधा बटेर नजर आई। किसी और मतलब में ना लीजिएगा, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, मेरा मतलब नहीं है। ना कल पीपल्स पार्टी ही में थी, ना शी में थी, ना पीडीएम में थी, ना अपोजिशन में थी, ना किसी साथी में, कुछ नहीं पता था। ये भी नहीं पता था ये ही वाले हैं या शी वाले हैं, ये तीतर है या बटेर है। कल जो इनकी बात थी कि भाई इस्तीफा भी लेंगे, इस्तीफा भी नहीं देंगे, एटम बम भी मारेंगे, घर भी नहीं जाएंगे, इलेक्शन भी लड़ेंगे, और अजीब समझ नहीं आ रहा था। कन्फ्यूजन का शिकार थे कल बिलावल साहब और पीपल्स पार्टी की क़यादत कन्फ्यूजन का शिकार थे। इसी वजह से नवाज शरीफ और फजल रहमान की जो बात हुई, उन्होंने कहा होगा आ अंदलीब मिल के करे आहो जारियाँ, तू हाय गुल पुकार मैं चिल्लाऊं हाय हाय।
कल यही था जो कि फजलुर रहमान और नवाज शरीफ का था कि जी आम दलीब मिल के करें आवाजारियाँ, तू हाय दिल पुकार मैं चिल्लाऊं हाय हाय कि बिलावल ने हाथ कर दिया, जरदारी आसिफ ने हाथ कर दिया, पीपल्स पार्टी ने हाथ कर दिया। हुण सानू कौन बचाएगा? और तो ऐसी कल्ले रह गए। पीपल पार्टी ते निकल गई है। मौलाना साहब तुसी भी फंसे हो तो मैं भी फंसया। मैं कहना चाहता हूं कि कल पीडीएम, चूंकि ये पापा डैडी मौलाना बचाओ मूवमेंट थी, और कल जिस अंदाज से इन्होंने, और मैं कहना चाहता हूं आपने कहा कि जी हम जो है जनवरी तक इस्तीफा दे दो, वरना हम आपको निकालेंगे, जबरदस्ती निकालेंगे, हम आप सॉरी घर भिजवाएंगे। हम आपको भाई साहब, मोहतरम बिलावल जरदारी साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब डेली शाम को अपने घर जाते हैं। आप बताइए, अगर आपने पीएम हाउस से बनीगाला का वहाँ पे ट्रांसपोर्ट आपने प्रोवाइड करनी है तो बताइए किस पे भिजवाएंगे? ओमनी का जहाज भिजवाएंगे, बैरिया का हेलीकॉप्टर भिजवाएंगे, कोई वो सुल्तानी बग्गी भिजवाएंगे, कैसे भिजवाएंगे? प्राइम मिनिस्टर तो हर रोज प्राइम मिनिस्टर हाउस से घर जाते हैं और घर से प्राइम मिनिस्टर हाउस आते हैं। कहते हैं चेप पिद्दी का शोरवा, ये शक्ल, ये क्या कहते हैं, ये लोग जो बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर को हम घर भिजवा देंगे जबरदस्ती। बात यह है कि गुज़िश्ता रोज़ जो हम कहते थे कि ये एक मफाद परस्तों का टोला है, ये करप्ट लोगों का टोला है, ये अपनी करप्शन से जान छुड़ाने वालों का टोला है, ये अपनी जान छुड़ाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। पीपल्स पार्टी ना सिंध गवर्नमेंट छोड़ सकती है, चूँकि यहाँ तो इनका दांव लगा हुआ है ना। लाखों लोग, मतलब अगर करोड़ों की करप्शन डेली बेसिस पे होती है। तो कल पीडीएम का जनाजा निकल चुका है, और जो बिलावल साहब ने कल बड़के मारी हैं उसका हैसियत सुल्तान राय की बड़कों से ज़्यादा नहीं थी। बिलावल जरदारी की गुज़िश्ता रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैसियत मैं समझता हूँ कि बिलावल जरदारी की बड़कों से ज़्यादा नहीं थी, और उसको हम सीरियस नहीं लेते। लेकिन बात यह है कि हम जो कहते थे कि कहीं की ईंट कहीं का अरोड़ा, भानमती ने कुनबा जोड़ा, और सांझे के हांडी जो है ये उसमें आके चौराहे में आके फट चुकी है। लेकिन मौलाना साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको हम भूलने नहीं देंगे, आवाम को हम किसी को नहीं भूलने देंगे कि आपके ऊपर जो करप्शन चार्जेस हैं, आपने उसका जवाब देना था 24 दिसंबर को। कौम अभी तक आपके जवाब की मुंतज़िर है, इसलिए कि जब मेरे कप्तान, मेरे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पर इल्ज़ाम लगाया गया कि शायद उनका बनीगाला की कोई मनी ट्रेल नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक एक चीज़ का हिसाब दिया। कई महीने तक सुप्रीम कोर्ट में पेश होते रहे, हिसाब देते रहे, पर्चियाँ देते रहे, मनी ट्रेल देते रहे, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सादिक और अमीन का उन्हें सर्टिफिकेट दिया। जबकि आपकी तो क्या ताकत है, आपकी तो क्या जलसे है, आपकी ताकत तो बेचारे हमारे मासूम तलबाए कराम हैं, आपकी ताकत तो ये मासूम असातिज़ाए कराम है। आपने अपनी ताकत को मिसयूज करके मदारिस को आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आवाम थी, जब इमरान खान साहब को नोटिस मिले थे सुप्रीम कोर्ट के, आपने चैलेंज किया था, उस वक्त हमने तो नहीं कहा कि हम जीएचयू के ऊपर धरना देंगे, हमने तो नहीं कहा कि हम कोई एहतजाज करेंगे, हमने तो नहीं कहा कि हम कोर्ट अपनी सफाई पेश नहीं करेंगे। मौलाना साहब, अगर आप खतीब होते सिर्फ मस्जिद के तो आपको कोई ना पूछता, अगर आप इमाम होते मस्जिद के आपको कोई ना पूछता, अगर आप मदरसे में कुरान शरीफ पढ़ा रहे होते आपको कोई ना पूछता, अगर आप सिर्फ दावत तबलीग में मुतहर्रिक होते आपसे कोई ना पूछता, अगर आप सिर्फ दीन की खिदमत कर रहे होते आपसे कोई ना पूछता। जब आप सियासत कर रहे हैं, सियासत भी करनी है, लुड्डी हो जमालो भी करनी है, स्टेज के ऊपर जो कुछ होता रहे वो भी करना है, अपने बेचारे मासूम तलबा और असातिज़ा को उस माहौल में भी लेकर जाना है जिसके लिए वो घर वाले नहीं भेजते, और उसके बाद ये कहते हैं ओ दीन पर हमला हो। मौलाना फजलुर रहमान साहब, आप पर हमला दीन पर हमला नहीं है, आप पर हमला इस्लाम पर हमला नहीं है, आप पर हमला उलमाए कराम पर हमला नहीं है। आप जेयूआई नहीं, जेयूआई फजलुर रहमान ग्रुप के आप सरबराह हैं। आप हमारे अली अमीन गंडापुर के हाथों शकत खुर्दा सियासतदान हैं।
आप इलेक्शन में जाते हैं, आप एक दफ़ा केपी की गवर्नमेंट बनाते हैं, आप उसके अंदर करप्शन करते हैं, आप कश्मीर कमेटी में रहते हैं, कश्मीर के लिए कुछ नहीं करते, अपने लिए बहुत कुछ करते हैं। तो जब ये सवाल आपसे उठते हैं तो मौलाना साहब आपको जवाब देना पड़ेगा। हमें पता है कि आपकी साजिश बेनकाब हो चुकी है। मैं बताना चाहता हूँ, दरख्वास्त भी करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को भेजिए तो बड़े सोच समझ के भेजिएगा। मौलाना साहब अपनी सियासत के अंदर खुदा न खास्ता किसी मासूम का खून शामिल करना चाहते हैं। मौलाना साहब इस्लामाबाद लाकर इन बच्चों के साथ कोई साजिश करके अपनी सियासत में किसी मासूम तालिब इल्म का, किसी उस्ताद मोहतरम का वो खून शामिल करना चाहते हैं। ये हमारे पास खबरें हैं और आवाम को भी बताना चाहते हैं, लेकिन जब पहले पता चल गया तो हम इनको बेनकाब करेंगे। मौलाना साहब, आप बराए करम, आपको नैब का नोटिस मिला हुआ था, आपने उसके ऊपर कहा कि तो हमारे ऊपर हमला हो गया, तो बराए करम जवाब दीजिए। DI खान में एक प्लॉट का, एक घर और एक प्लॉट का, मौलाना साहब जवाब दीजिए। F8 इस्लामाबाद में बंगले का, मौलाना साहब जवाब दीजिए। दुबई में फ्लैट का, मौलाना साहब जवाब दीजिए। पेशावर, कराची, कोयटा में फ्लैट्स और होटलों का, मौलाना साहब जवाब दीजिए। DI खान पनियाला में एक घर और 5 एकड़ अराजी का आई कहाँ से? आप तो मौलाना हैं, आप तो उस्ताद मोहतरम हैं, आप तो आलिम दीन हैं, ये कहाँ से आ गया सब कुछ? जवाब दीजिए मौलाना साहब, जवाब दीजिए। और 5 एकड़ जमीन का मदरसे के नाम पे लिया और अपना जाती कब्जा कर लिया। शोरकोट में जमीन का जवाब दीजिए। मदरसे की आड़ में जो आपने अपने जाती अपनी मदरसे के लिए, हमारा जान हाजिर, हमारा माल हाजिर, पूरी दुनिया का मुसलमानों का हाजिर है, उसके लिए मदरसे के नाम पे इकट्ठा करके उसको आपने शोरकोट में। उसके बाद जी सुने, हाल ही में अपने दामाद के नाम पर चक शहजाद में 3 अरब मालियत का जो एक फार्म हाउस लिया। मैं पूछना चाहता हूँ मौलाना साहब, जवाब दीजिए कि क्या ये PDM के लिए जो बैरूनी इमदाद जो शायद इसराइल से भी आपको मिल रही हो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, आज सामने आता जा रहा है कि यहूदियों के एजेंट कौन है। आज सामने आता जा रहा है कि आपके साथ स्टेज पर वो बैठे हुए लोग, उस नवाज शरीफ की बेटी आपके साथ मौजूद है, जिसके लिए मौलाना अजमल कादरी ने बताया प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, वो राब्ते में थे। तो मैं कहना चाहता हूं मौलाना साहब, आपसे जवाब लेना पड़ेगा। और मरियम नवाज, थैंक यू मरियम नवाज, थैंक यू मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। सानू कोई लोड़ ही नहीं पई मुस्लिम लीग नून को कि हम सियासी मुकाबला करें, आपने खुद ही बेड़ा गर्क कर दिया अपनी पार्टी का। एहसन इकबाल होती है, शर्म होती है, चाचा जो कल रात को पकड़े गए हैं, ख्वाजा आसिफ, बहुत सारे जितने चाचे थे, चाचे मामे आपके पीछे चलने को तैयार नहीं है। और थैंक यू मरियम नवाज साहिबा कि जो आपने जिस अंदाज से आपने अपनी पार्टी को तबाह किया। और मैं कहना चाहता हूँ, लाड़काना के स्टेज पर एक अलमिया था। लाड़काना का स्टेज एक अफसोसनाक सा एक वो हमारे सामने वो सीन था कि भुट्टो की मोहतरमा शहीद, सलाम पेश करता हूँ मोहतरमा को, सलाम पेश करता हूँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, लोगों की बड़ी उनसे अकीदत है, लोग उनके मज़ार पे भी जाते हैं। ऐसा स्टेज था कि जिसमें कोई शोधा का कोई वारिस नहीं था। शहीद रानी का, मोहतरमा का बरसी का स्टेज जिस पे कोई भुट्टो मौजूद नहीं था। भुट्टो के वारिस लवारिस, सिंध में तमाम भुट्टो के वारिस हो गए लवारिस, कोई वहां भुट्टो का वारिस मौजूद नहीं था। ऐसी जहां लोगों को बाजार के लिए बुला के दरवाजे ढक दिया गया और रात में आपने देखा कि सीढ़ी पे चढ़ के भाग रहा था, कोई किसी पे भाग रहा था। और एक बिरयानी की वीडियो भी समा टीवी पे मैंने देखी थी, जिस मुझे अकीदत उन लोगों की उस बिरयानी के ट्रक से नजर आई। मैं समझा कि शायद बिलावल जरदारी आज अवामी लीडर बन के शहजोर ट्रक के पीछे बैठ के आ रहे हैं। जिस तरीके दीवाना वार लोग भाग रहे थे उस बिरयानी के ट्रक के पीछे, लेकिन देखा उसमें तो देग पड़ी हुई थी बिरयानी की। तो बात है कि जितनी अकीदत बिरयानी की देग से एक सिंध के लोगों को बेचारे, चूंकि गरीब लोग बुलाए गए थे, उतनी अकीदत आपसे नहीं थी बिलावल साहब। आप देखिए, जरदारी अलग है, आपका नाम ज़रूर है बिलावल भुट्टो, लेकिन आप जरदारी हैं। और मैं कहना चाहता हूँ
हमें पता है आपने पीछे की दौड़ लगा दी है। इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म ना इस्तीफ़ा देंगे, ना वज़ीर आज़म को किसी का बाप भी घर भिजवा सकता है। किसी के इन चोरों में, डकैतों में, क्रिमिनल्स में जिन्होंने मुल्क को लूट खाया, वो इमरान खान पे बात करते हैं। ये तीनों पप्पा, डैडी, मौलाना, इनके अंदर जुर्रत नहीं है कि इमरान खान के सामने खड़े हो सके। इमरान खान वो लीडर है, इमरान खान ने कोई असासे नहीं बनाए, इमरान खान की कोई फैक्ट्री नहीं चल रही, इमरान खान का कोई जाली अकाउंट नहीं है, इमरान खान का दुबई में बिजनेस नहीं है, इमरान खान का लंदन में फ्लैट्स नहीं है। ये लोग बात करेंगे मुकाबला इमरान खान का। अरे कहाँ इमरान खान और कहाँ ये चोरों का टोला, कहाँ ये अली बाबा और 11 चोर आपकी पार्टीज। आप लोग धमकियाँ देते हो, हिसाब देना पड़ेगा, किताब देना पड़ेगा आवाम से। आपको आवाम से बिल्कुल आवाम के सामने एक एक चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ पीडीएम की तहरीक ख़त्म हो चुकी है। दूसरा, आप पूछते हैं कि जी हम तहरीक चलाएंगे। बिलावल साहब बिस्मिल्लाह, सत बिस्मिल्लाह, जी आया नू दगज दा मैदान, आइए चलें। आपने तहरीक चलानी है इस्लामाबाद से, तो कराची से इस्लामाबाद। आप डेट अनाउंस कीजिए, इंशाल्लाह हम भी हाजिर हैं, हम हाजिर खिदमत हैं। इंशाल्लाह आप डेट अनाउंस कीजिए, सिंध के हर शहर में आपके खिलाफ मुजाहरे होंगे, रैलीज होंगी, चूंकि आपने सिंध को करप्शन से तबाह कर दिया है। हजारों अरब की करप्शन ऑडिटर जनरल कहता है, इजलास साहब असम्बली का बुलाते नहीं है। जो करप्शन का चार्ज किसी पे भी लग सकता है वो आपकी गवर्नमेंट के ऊपर लगता है। मैं कहना चाहता हूँ नवाज शरीफ वहाँ बैठकर कल भी एक 5 स्टार 6 स्टार होटल से आ रहे थे, जब उन्हें बताया कि ख्वाजा आसिफ पकड़े गए हैं, ये लोग मज़े ले रहे हैं, ये झूठे लोग हैं, ये फ्रॉड लोग हैं। मरीम नवाज साहिबा को, ज़िया-उल हक की बाकियात को भुट्टो के स्टेज पर बिठाया गया। कल तक मुझे लग रहा था कि ये ना हो कि जितना वो फरमा रही थी मरीम नवाज के शहीद का हमने सुना, मोहतरमा के देखिए हम सबको दुख था, मोहतरमा अजीम लीडर थी, कि हम जैसे पता चला हम सब ख़वातीन इकट्ठे हो गए, हम मिल के रो रहे थे। मैंने कहा ये भी ना कह दे वहाँ के जी मैं भी मरियम नवाज भुट्टो बटू, मैंने कहा ये भी ना नाम रख ले। जिस अंदाज से वो अपना रिश्ता बता रही थी कि मैं भी जी मरियम नवाज भुट्टो बटू, चूंकि जोर लग रहा दुख उनको ज्यादा। लेकिन इस ज़िया-उल हक की बाकियात नवाज शरीफ की बेटी भुट्टो की बरसी के स्टेज के ऊपर मौजूद है। मैं कहना चाहता हूँ असल जो जाले हैं वो सोचेंगे ज़रूर, ज़िया-उल हक के साथ इमरान खान नहीं था। और इसके बाद मैं चाहता हूँ कि हमारे हुनैद भाई थोड़ी सी बात करें, उसके बाद मैं आपके सवालों के जवाब देता हूँ। जी क्यों रहता, आइए जी। उनकी 2-2 घंटे की सुन लेते, हमारी भी सुन लें। अपोजिशन है तो आप लिफ्ट नहीं कराते भाई। हमारी सिंध असम्बली के ऊपर वाले फ्लोर पे अगर नहीं होती तो हम क्या करें सर। आइए सर, हम तो अपोजिशन है सर। बिस्सा फट गया, इनका सारा ढोंग, सारा तमाशा लोगों के सामने आ गया। हम डे 1 से बता रहे थे, अवाम को भी बता रहे थे, इन लोगों को भी मना कर रहे थे कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, थोड़ा ख्याल करना होगा, गरीब आवाम का ख्याल करना होगा, उनके घर का जो एक वारिस है जो कमाता है उसका ख्याल करना होगा। लेकिन इन लोगों ने फिर भी अपना ढोंग तमाशा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि ये बगावत करना चाहते थे। इन्होंने मुल्क के जो दिफाई इदारे हैं उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए, जो टेररिस्ट हैं उनकी तस्वीरें साथ रखी, जगह जगह गए, गुजरांवाला में गलत बातें की, कोयटा में गलत बातें की। जब जलसे जुलूस इज्तिमात नहीं करने चाहिए थे उस वक्त इन लोगों ने लोगों में कोरोना जो है वो फैलाया। दुनिया के बड़े बड़े मुल्क जो हैं वो बंद पड़े हैं और यहाँ पे इन्होंने जो है कोई ख्याल नहीं किया है 100 पीस का। ये सारे के सारे ढोंगी जिस काम के लिए निकले थे, वो काम जिस बगावत के लिए निकले थे, वो बगावत इनके घर में हो गई। मौलाना के घर में बगावत हो गई, पीपल्स पार्टी भी पीछे हट गई। अब पीडीएम जो है, जो इन्होंने नुकसान पहुंचाना था मुल्क को, बातें कर रहे थे ये लोग महंगाई की और मईशत की, और मईशत को ही नुकसान पहुंचाने के लिए निकले थे। बात करते हैं ये लोग एजुकेशन की, हेल्थ केयर की, तो NICVD में क्या हुआ है अभी तक, उसका क्यों नहीं ये लोग उसके ऊपर जो है FIR के ऊपर FIR कटा रहे हैं एक सरकारी अफसर के ऊपर। और इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके ये समझते हैं कि ये लोग बच जाएंगे। NICVD का भी पूरा का पूरा सारा तिया पाचा होगा, सब सामने आएगा। हेल्थ केयर जो है ये आवाम के लिए लग्जरी नहीं है, ये हुकूमत की, रियासत की अव्वलीन जिम्मेदारी है कि एम्बुलेंस आपके घर पर आए, आपको ट्रॉमा सेंटर मिले, इलाज मिले, आपको इंजेक्शन लगा के एड्स ना हो जाए, आपको जो है हॉस्पिटल्स के अंदर अच्छे डॉक्टर मिले, डायग्नोसिस मिले,
आज इस मुल्क को जहां मेडिकल टूरिज्म में इनकम आनी चाहिए थी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स आने चाहिए थे, उसके बजाय आज यहाँ से लोग जो हैं हिंदुस्तान जा रहे हैं इलाज कराने, कोरिया जा रहे हैं इलाज कराने, मिडल ईस्ट जा रहे हैं, लंदन, और सियासतदानों को परवाही नहीं है। ये लालची सियासतदान इतना पैसा कमा लेते हैं हराम का कि अपना ब्लड टेस्ट कराने भी जो है वो लंदन जाते हैं। ये अवाम के साथ एक ढोंग हो रहा है और अवाम को ये समझना होगा कि ये तमाशा जो है इससे मुल्क आगे बढ़ नहीं सकता। इस मुल्क को आगे बढ़ने के लिए एजुकेशन की ज़रूरत है। ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में अपने आप को पैरों पे खड़ा करने के लिए कोई तालीम, कोई हुनर देना होगा। और क्या हाल किया है इन्होंने स्कूलों का। ठीक है, कोरोना की वजह से स्कूल बंद है, जो अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि एजुकेशन दी जाए। माँ बाप परेशान है और ये लोग जो है जल्द से जुलूस कर रहे हैं। लाड़काना में क्या किया इन लोगों ने, इनको मिन्नतें भी कर ली, इनको सख्ती भी कर ली, लेकिन उसके बावजूद ये उसी रास्ते पे चले और लोगों को परेशान कर रहे हैं। मैं एजुकेशन के ऊपर बात करना चाहूँगा, उसके लिए अलग से इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है मीटिंग, उस पर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस पे एजुकेशन का इनका खोलेंगे। बस ये कोरोना से निकल जाएं। कोरोना अभी भी बहुत ज़्यादा ममालिक, जितने भी यूरोपियन ममालिक हैं, अमेरिका है, सब में इन्होंने लॉकडाउन हुआ है। यहाँ पे भी हमें ख्याल करना है, ख़ास तौर पे अभी जो नया वायरस की म्यूटेशन हुई है इसमें। सो सबको अभी भी बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। रिक्वेस्ट करूँगा सबसे कि एहतियात करें। सवाल आपसे ये है कि आप कह रहे हैं कि ईवीएम जो है उसका कल जो है वो मांडा जो है सारा, आज तो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी आपका साथ नहीं दे रही, जिस तरह से आप उससे जाकर वो हाथ मार मार के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लगता है कि पीडीएम का काफ़ी असर हुआ है आप पे भी। जो आप कह रहे हैं कि वो इस्तीफे दें, उन्होंने अपनी सियासत करनी, आपने अपनी, तो ये किस तरह के मशवरे हैं? देखिए, ज़बान का लड़खड़ाना, लफ्ज़ों का गुम हो जाना, अल्फाज का भूल जाना वो अलग होता है। गुस्सा तो है ना जी, वो नहीं, मेरी नहीं, ये रात को हुई थी जनाब। बाकी हम तो अब भी कहता हूँ, नहीं छोड़ेंगे इन चोरों को, नहीं छोड़ेंगे इन लुटेरों को। बिल्कुल हमारा हक है कि हमें गुस्सा है, इन्होंने हमें वो है। तो रात की देख लीजिए, आ ऊ ओए कर रहे थे, उनको भूल गए थे, मैं समझता हूँ। तो हमारा गुस्सा जायज़ है और हमारा आर्टिफिशियल नहीं है। इन्होंने जुल्म किए, इन्होंने। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि ख्वाजा आसिफ का केस ये हमसे पहले का केस है और ये एफआईए का केस नहीं है, नैब का केस है। ये 2018 से पहले से इनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। या तो इन्होंने शो किया था कि मैं दुबई में नौकरी करता था, पता नहीं अकामा था इनके पास, तो जब से इन्वेस्टिगेशन चल रही है। भाई बात यह है कि अगर हम किसी को पकड़ के अंदर करें तो इंतकामी कार्रवाई कहिए। अगर कोई चोर, कोई लुटेरा, किसी ने मुल्क की दौलत लूटी है, उसको पकड़ा जा रहा है और नैब पकड़ रही है। नैब के चेयरमैन साहब वो हैं जिनको नवाज शरीफ साहब ने और खुर्शीद शाह साहब ने लगाया था। नैब के कवानीन वो हैं जिनको 18वीं तरमीम में भी चेंज नहीं किया गया। तो ये विक्टिमाइजेशन नहीं है, सबको हिसाब देना पड़ेगा। आप सही फरमा, आपने ठीक फरमाया कि मौलाना साहब ने कहा है कि मेरी करप्शन का फैसला मेरी शूरा करेगी। अजीब तमाशा है कि चोर भी खुद, चौकीदार भी खुद, चोर भी खुद, हवलदार भी खुद। ऐसा नहीं है मौलाना साहब। चोरी का अगर आपका फैसला इदारे करेंगे, आपकी शूरा नहीं करेगी। आपकी शूरा तो आपकी शूरा है ना। चले, हमें मंजूर है मौलाना साहब का फैसला, इनके जो सीनियर कायदीन हैं, इनकी करप्शन का फैसला मौलाना शिरानी साहब की सरबराही में कमेटी बना दी जाए। मौलाना शिरानी साहब की सरबराही में, जो नैब नहीं है, उनकी कमेटी बना दी जाए और वो पब्लिक को बता दें कि वो तो खुद कह रहे हैं मौलाना साहब सेलेक्टेड है, मौलाना साहब ने करप्शन की है, मौलाना साहब झूठे हैं। और एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ PMLF उसमें इसमें मौलाना JUIF के अंदर एक बहुत बड़ा ग्रुप जो JUI पाकिस्तान के नाम से है वो सामने आ चुका। और मौलाना शिरानी साहब 30 साल इनके सूबाई अमीर रहे हैं। मौलाना शिरानी साहब वो हैं कि जब मुफ्ती महमूद के उनके रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के बाद जब क़यादत का मसला आया था तो उस वक्त उम्मीदवार मौलाना शिरानी साहब थे। इन्होंने कुर्बानी देकर
कहा था कि ये बच्चा खिलौना मांगता है, चलो उसको सदर बना दें, वो तो बैठ ही गया। तो बात यह है कि अब JUI का असल चेहरा मौलाना और उनकी टीम का जो करप्ट टीम है इनकी, उसको उनके अपने लीडर्स बेनकाब करें। एक सवाल है सर, जिस तरह नैब ने कार्रवाई शुरू की तो ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार किया, मौलाना फजल रहमान के घरों और जायदादों के लिए नोटिस भेजा, बहुत अच्छा काम बड़ी कर बात है। रही है। लेकिन हुकूमत ने एक कमीशन बनाया था, कमेटी बनाई थी, जिसमें शुगर स्कैंडल में जहांगीर तरीन साहब का नाम आया था। एक तो ये बताएं कि उनके खिलाफ कब इमरान खान साहब कार्रवाई करने जा रहे हैं, और दूसरा जिस तरह दीगर सियासतदानों की जायदादों के हवाले से बात हुई, जनरल आसिफ सलीम बाजवा साहब के हवाले से भी ये इल्ज़ाम लगे कि वो कब नैब के फोरम में जाके अपनी सफाई पेश करेंगे, या आप लोग ये मुतालबा करेंगे? आपने दो बात की, एक तो आपने शुगर कमीशन की बात की, दूसरा आपने कहा कि जनरल आसिफ सलीम बाजवा साहब कब जाकर अपनी सफाई पेश करेंगे। दो बातें हैं इसमें। शुगर कमीशन ने अपनी तमाम रिपोर्ट मुरतब करके इदारों को भिजवा दी, जो उन्होंने बताया था कि नैब को भी भिजवा दी, FIA को भिजवा दी। FIA की कार्रवाई जारी है। जैसे मौलाना ये इनके खिलाफ ख्वाजा आसिफ के खिलाफ 3-4 साल बाद जाके कार्रवाई हुई है। FIA और नैब अपनी कार्रवाई कर रही है और लोगों ने कोर्ट से स्टे लिए हुए हैं और उसमें बेल्स ली हुई हैं। दूसरी जानिब जो बात की आपने जनरल आसिफ सलीम बाजवा की, तो भाई ये लोग बयानात देते हैं टीवी पर आकर, जलसों में एक गलत तरीके से उनके नाम के नारे लगवाए जाते हैं, जो कि एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की जाती है। मैं कहना चाहता हूँ मरीम नवाज़ ने जो लाड़काना के जलसे में जनरल आसिफ सलीम बाजवा के हवाले से नारे लगवाए, वो एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की। अगर इनको किसी को भी एतराज़ है तो नैब में जाकर दरख्वास्त दे, नैब को बताए या नैब उनको बुलाए, जवाब देंगे। प्राइम मिनिस्टर के पास आकर उन्होंने सब चीज़ बता दी है। बाकी अखबारी रिपोर्ट के ऊपर ये नहीं हो सकता कि प्राइम मिनिस्टर उनको भिजवा दे नैब के अंदर। लाजिम बात है, अगर नैब को किसी ने जाना है, नैब में जाए, FIA में जाए, अदालत में जाए, जाके पिटीशन करे उनके ऊपर, वो जवाब देंगे। बगैर बुलाए तो नैब के गेट के ऊपर जनरल आसिफ सलीम बाजवा नहीं खड़े हो सकते कि जी मेरे खिलाफ खबर आ गई है, मुझसे जवाब ले लो। ऐसा नहीं होता। नैब बुलाए जवाब देंगे, कोर्ट बुलाए जवाब देंगे, कोई और इदारा बुलाए जवाब देंगे। प्राइम मिनिस्टर को मुतमईन कर दिया, बाकी इदारों के लिए रास्ते खुले हुए हैं। थैंक यू सर। सही मैं समझता हूँ कि जो लोग ये कज़न्स की जो गवर्नमेंट रही यहाँ, चाचे भतीजे की, 2008 से लेके अब तक 2018 तक 10 साल, उस 10 साल में देखें डिप्लीशन होती है गैस में। ऐसा नहीं होता कि एक गैस है सारी ज़िंदगी चलती रहे। एक प्रोसेस होता है कि वेल्स एक चल रहे होते हैं, पीछे नए तलाश की जा रही होती है और उनको खुदाई हो रही होती है, नए वेल्स बनाए जा रहे होते हैं। इस 10 साल में इन्होंने गैस की डिप्लीशन होनी दी, गैस ख़त्म हो गई, नए उसके ज़खायर को ना ढूंढा गया, ना उसको खोदा गया, ना नए कुएं तलाश किए गए, ना बनाए गए। और जब कमी हो गई उसके बाद 18 किलोमीटर एक लाइन थी, वो भी 2 साल इनके पास पड़ी रही। मैं समझता हूँ इनकी नालायकी नाअहली की वजह से हमें ये फेस करना पड़ रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम समझ सकते हैं कि अनकरीब इस पर कंट्रोल कर लिया जाएगा। और महंगाई काफ़ी हद तक नीचे आ गई है। जब मुल्क को ठीक करना होता है, इदारे को ठीक करना होता है, कुछ सख्त फैसले होते हैं, लेकिन आप देखें मुल्क की डायरेक्शन कितनी अच्छी जा रही है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, इंडस्ट्री चल रही है, नौकरियां ज़्यादा हो रही हैं, मतलब मुल्क की डायरेक्शन ठीक हो गई है। और इंशाल्लाह महंगाई में काफ़ी हद तक कंट्रोल आ चुका है, मज़ीद भी कंट्रोल आएगा। और गल्फ मैगजीन के वो था, सर्वे कराया था 10 रोज़ पहले, उसमें कहा था कि 2023 के अंदर भी इंशाल्लाह इमरान खान साहब को वोट देंगे 82% लोग। ये बता दें कि जिन लोगों के घर रेगुलाइज नहीं है वो तो तोड़वाए जा रहे हैं, और वज़ीर-ए-आज़म जो है वो बैठे बैठे अपने घर को रेगुलाइज करा रहे हैं, तो वो गरीबों का नहीं सोच रहे। इसका मतलब कि वज़ीर-ए-आज़म सिर्फ अपना ज़ाती सोच रहे हैं। और साथ ही साथ जो आपके 8 गुजरा हैं, रोज़ाना 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अगर वो आवाम की खिदमत के लिए कारकर्दगी दिखाएं तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा इससे कि वो सिर्फ PDM का फोबिया लेकर घूम रहे हैं? बात है ये PDM को भी बेनकाब करना, इन झूठों को, इन नौसरबाजों को, इन ड्रामेबाजों को, इन ठगों को बेनकाब करना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमें अपना मौक़िफ़ रखने का हमारा हक़ है। दूसरी आपने बात की रेगुलराइजेशन, मैं सलाम पेश करता हूँ अपने वज़ीर-ए-आज़म साहब को कि चूँकि पहले जब जहाँ बनीगाला में घर था, यूनियन काउंसिल एरिया में था, उस वक्त ये मतलब सिटी एरिया में नहीं आया था, तो इसका नक्शा तो जब इन्होंने इस्लामाबाद के CDA के कानून के मुताबिक जब वो सिटी एरिया में आया,
12 लाख रुपए जुर्माना भी पे करके रेगुलराइज करवाया। मैं समझना चाहता हूँ रेगुलराइजेशन का सबको हक होना चाहिए, जो कानूनी तौर पर रेगुलराइज एरिया हो। मेहरबानी से कौन सा